वेलकम टू एस एन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है सी टेट 2020 एसएसटी कंटेंट, जिसमें मैं कवर करवा रही हूँ आपको ज्योग्राफी का सेक्शन। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है, और जिसमें लेसन नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 पार्ट 2 की। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जल की। पार्ट 2 है ये, लेसन नंबर 2। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे भूमि और मृदा के बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे जल की, और आगे आने वाले जितने टॉपिक्स होंगे उनकी, और अपना जो आज ये लेसन बिल्कुल हम कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट जो है ये हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपनी मेल कीजिए, मैं आपको पर्सनली मेल में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे तो आपके लिए, तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में अपनी शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये। जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है हमारा जल। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है वो गाइस जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग ही हमें याद रखना है, और इसी कारण हम इसको जल ग्रह भी कहते हैं। महासागर 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन में प्रारंभ हुआ था, और पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ये ढके हुए है। तो ये मेन पॉइंट्स है गाइस, ये आपको याद रखने हैं। विविध प्रकार के पौधे और जंतु की मदद करते हैं। क्या ये जल ही करते हैं? जल लवणीय है और अलवण जल है। ये दो हम टाइप्स इसके कह सकते हैं, लवणीय और अलवण। लवणीय है जो जल वो मानव के लिए गाइस उपयुक्त नहीं है, और जो अलवण जल है वो जिसका प्रतिशत है 2.7% इसका प्रतिशत है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो 70% भाग है, 70% भाग है वो बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश। जो 1% अलवण जल है, जिसका प्रतिशत मैंने आपको अभी ऊपर बताया है 2.7, जो इसका है ये मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। आप समझ सकते हैं कि 70% भाग तो बर्फ़ की चादरों और हिमानियों में चला गया। बाकी का जो 1% है वो 2.7 वो सिर्फ मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। भौमजल नदियाँ और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में ये पाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आपको वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाएगा, और भौमजल नदियाँ और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में। तो ये आपको दो स्रोत याद रखने हैं। अलवणीय जल जो है वो पृथ्वी का मूल्यवान पदार्थ है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, और ये हमारे लिए मूल्यवान तो है ही है। होप है ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। जो इसकी मात्रा होती है गाइस वो स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में क्या होती है, विविधता प्रतीत होती है। कहीं कहीं तो ये हमें वाष्पीकरण में मिलेगा, कहीं वर्षण में मिलेगा, कहीं वहाँ में मिलेगा। वहाँ की प्रक्रिया द्वारा ये मिलेगा हमें महासागरों में मिलेगा, वायु में मिलेगा, भूमि में मिलेगा, और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा चक्रित होता रहता है महासागरों में। तो जो इसकी जो निरंतर ये हमारे लिए गतिशील ही रहता है, ये स्थिर रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो विविधताएं हैं, ये विविधता आपको दिखाई जा रही हैं। प्रचुरता में विविधता, तो ये विविधता बताई जा रही है कि पानी हमें किस तरह से मिलता रहता है, और इसी को गाइस हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जल चक्र। अब आगे बढ़ते हैं। जल कृषि उद्योगों, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जल किस तरह विद्युत उत्पन्न करता है। तो ये आपको आज पता लग गया है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा अलवणीय जल है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी आपूर्ति बहुत ही कम है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे विश्व भर में। तो इसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। जो हमारे जल स्रोत हैं वो सूख चुके हैं। दूसरा कारण है कि जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है जल में, तो उसके कारण ये इसकी हमें जो है कमी महसूस होती है। तीसरा कारण है कि बढ़ती जनसंख्या से भी बहुत बड़ा हमें लॉस हो रहा है। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग से भी हमें जल नहीं मिल पा रहा है, और बढ़ता नगरीकरण,
तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, कारक हैं जिसके कारण हमें जो है अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी हमें दिखाई देती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या हैं। तो विश्व के कई प्रदेशों में गाइस, विश्व के कई प्रदेशों में जो जल की कमी है, तो सबसे पहले है अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिणी एशिया में, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भागों में, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में हम जो है अलवणीय जल की जो है आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। इन जो प्रदेशों में जो है जल बहुत ज़्यादा कम है, यानी कहें तो है ही नहीं। तो ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो आपको याद रखने हैं। इन प्रदेशों में ऐसा क्या दिक्कतें आती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे कि इन प्रदेशों में जो अक्सर जो है सूखा पड़ा रहता है, सूखा रहता है। इस प्रकार जो यहाँ पर जल का अभाव है वो मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के जो है परिणाम स्वरूप होता है। कभी कभी तो मौसम कैसा होता है और कभी कभी वर्षा कैसे होती है, तो उसमें जो है ये विभिन्न प्रकार की आपको विविधताएं दिखती हैं, जो जिसके कारण हमें जल का अभाव का सामना करना पड़ता है। और जल स्रोतों के प्रदूषण यानी प्रदूषण भी यहाँ कह सकते हैं, उसके कारण भी हमें जल का अभाव हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जिनके हमें जो हमारे ऐसे ये प्रदेश हैं जिनको ये सामना करना पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम गाइस बात करेंगे कि जल संसाधनों का हम संरक्षण किस तरह कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ना इसके संदूषक कौन कौन से हैं, किस कारण ये संदूषित होता है या प्रदूषण उसमें होता है जल में। तो जल के प्रमुख जो है हम संदूषक जानेंगे। तो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, ठीक है, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, तो ये जल के प्रमुख संदूषक हैं, ये आपको याद रखने हैं। नाइट्रेट धातुएं हैं, पीड़कनाशी हैं, जल को जो ये प्रदूषित कर देते हैं। और अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में क्या होता है, पहुंच जाता है। तो इसके कारण क्या है कि जो जल क्या होता है वो प्रदूषित हो जाता है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो आगे आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह इनको जल निकायों में छोड़कर इनके लिए जो ये बहिस्राव होते रहते हैं, तो किस उपयुक्त विधि से मतलब उसमें हम शोधित करेंगे, उपयुक्त विधियों का हम यूज़ करेंगे, तो और जल प्रदूषण जो इन चीज़ों से हो रहा है तो उसको हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसी विधियाँ हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की ये दूसरी विधि है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो विधियां हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको सारी विधियां याद रखनी हैं। तो ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए हमने क्या करना है कि खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से हमें पक्का करवाना है। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए। ये सबसे अधिक प्रभावी हमारी विधि है। तो ये आपको याद रखना है, रिसाव और वाष्पीकरण से जो हमारी जल क्षति होती है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर अगर आपको लगे कि वाष्पीकरण की जो दर है अधिक दर है और शुष्क प्रदेश है, तो वहाँ पर हम ये दोनों विधियाँ यूज़ कर सकते हैं। इन सभी विधियों को अपनाकर हम बहुमूल्य जल संसाधन को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये सब याद रखना है। चलिए, हमारा जो जल का टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की। भारत के उत्तर पूर्वी और पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस जो है वो प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। गाइस, इसमें बच्चे हैं वो अपने टीचर से वार्तालाप कर रहे हैं, तो मैंने मेन पॉइंट ही उठाए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो मेन पॉइंट से आपको याद करना है कि बांस की जो प्रचुर मात्रा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी और पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में जो है पैदा किया जाता है। जो रेशम है वो जो रेशम कीटों से जो है प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे गाइस, अब हम बात करेंगे जैव मंडल की।
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जैवमंडल। जैवमंडल की बहुत जो है आपको अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं जैवमंडल को। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। जितनी भी जीवित जातियां हैं जैवमंडल में, तो वो सब जीवित रहने के लिए क्या करती हैं, वो एक दूसरे से संबंध बनाए रखती हैं। और इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पारितंत्र। तो ये आपको पारितंत्र के बारे में भी याद रखना है और जैवमंडल के बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे इनके उपयोग की कि किस तरह पौधे या वनस्पति का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो ये जो हमारे पौधे हैं हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को ये आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, फसलों को उगाने के लिए जो है ये मृदा की सुरक्षा भी करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रक्षक मेखला क्या है। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, फल, लैक्टस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज ये प्रदान करते हैं। कौन? पौधे। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय रूप आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव। इनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है, ऊन मिलती है। जो कीट हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मधुमक्खी की। ये क्या करती है? तो ये हमें शहद देती है। फूलों के परागण में ये मदद करती है। पारितंत्र में जो ये अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चिड़िया जो है, चिड़िया अपने भोजन के लिए ये कीटों पर निर्भर है और ये भी अपघटक के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चिड़िया की। गिद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट, मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है। गिद्ध क्या है? अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण क्या, ये शोधक समझा जाता है। अब गाइज हम एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट मेंशन किया गया है तो हम उसकी बात करेंगे। ये भी जानकारी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रीन अथवा इब्रोप्रोफेन जैसे पीड़नाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। तो ये आपको जो बीमारियां हैं, पीड़नाशी हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं। और पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे थे तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के यानी कि गिद्ध की प्रजनन जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़े, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था गाइस, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की। जो वनस्पति है वो किस पर जो है निर्भर करती है? जो वनस्पति की वृद्धि है ना गाइस, वो तापमान और आर्द्रता पर ये जो है निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को हम 4 वर्गों में रखते हैं, जैसे कि वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि वन क्या है, घास स्थल क्या है, गुल्म क्या है और टुंड्रा क्या है। चलिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। बिल्कुल है, जहाँ पर भारी वर्षा होगी तो वहाँ पर विशाल जो है वृक्ष उगेंगे और वहाँ पर प्रचुर जल आपूर्ति वाले ये क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं जो वन होते हैं। अब जैसे गाइज अगर तापमान और आर्द्रता पर ये निर्भर करती है, तो अगर आर्द्रता कम होगी तो वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ज़्यादा होगी तो वृक्ष सघन रहेंगे, आकार में भी तीव्रता होगी। तो आप ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। तो अब यहाँ बात हो रही है घास स्थल की कि घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और छोटे आकार वाले वृक्ष होते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म होते हैं। गुल्म के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ पर कम वर्षा हो और शुष्क प्रदेश हो और कटीली झाड़ियाँ हो। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जो जड़ें होती हैं गाइस, वो गहरी होती हैं। गुल्म में पौधों की जड़ें जो होती हैं गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। सब जो पॉइंट्स है ना गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको याद होने चाहिए। अब गाइज हम बात करेंगे टुंड्रा की कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकन जो है सम्मिलित है शीत ध्रुवीय प्रदेशों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव हैं, इनका हम संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं?
तो पौधे जंतुओं को आश्रय जो ये प्रदान करते हैं और साथ में परितंत्र को भी क्या करते हैं, अनुरक्षित रखते हैं। जो पौधे हैं इनका कार्य ये है। और जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। तो ये पहले बताया गया है कि किस तरह जो है नष्ट हो सकते हैं। तो अब आपको संरक्षण भी बताएंगे कि जलवायु में अगर परिवर्तन है और मानव हस्तक्षेप, अगर मानव कार्य ज़्यादा कर रहा है तो उसके हस्तक्षेप ज़्यादा है तो क्या होगा कि पौधे और जंतुओं के जितने भी प्राकृतिक आवास होंगे वो क्या होंगे, नष्ट हो सकते हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन प्राकृतिक साधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो आपको पहले ये बता रहे हैं कि ऐसे कौन से कारक है। तो वनोन्मूलन है, मृदा अपरदन है, निर्माण कार्य है, दावानल है और भूस्खलन है। तो ये आपको याद रखना है। इनसे इनको मिलता क्या क्या है, जंतु से इनको मिलता क्या क्या है, जिस तरह ये इनकी जो लुप्त करने की प्रक्रिया में बढ़ावा दे रहे हैं। तो जंतु से इनको पशु खाल मिलती है, चमड़ा मिलता है, नाखून मिलता है, दांत मिलते हैं, पंखों के साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार जो है किया जाता है। जंतु में चीते की, शेर की, हाथी की, ब्लैक बक की, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शत्रुमुख और मोर, ये ऐसे जंतु हैं जिनसे इनको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम संरक्षण की यहाँ बात कर रहे हैं तो ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम अपनी प्राकृतिक वनस्पति और अपने जंतुओं को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को हमने प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें मतलब जागरूक करना चाहिए कि वो वनों में जाकर जो हमारे जंतु हैं उनका शिकार मत करें, ऐसे उनको मत मारें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वनों को भी मत काटें। तो इसके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका यहाँ पर जो लोगों को जागरूक करना चाहिए, जैसे कि सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। शेर, चीतों और हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना बिल्कुल अवैध है, ये आपको याद रखना है। शेर, चीते, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। अब बिल्कुल हमारा ये लास्ट है कि CITEC, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेंड इन एंडजर्ड स्पीशीज ऑफ विल्ड फ्लोना एंड फ्लोरा। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है गाइस, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दो सरकारों के बीच। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए पक्षियों और प्राणियों के व्यवहार करने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्राणी बताए हैं, पक्षी बताए हैं, CITEC आपको याद रखना है। इन्होंने सूची तैयार करी है और बताया है कि इनके व्यापार और इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है और अगर करा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल आराम से आज किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसको तैयार करने में बहुत टाइम लग गया। और अब हम 3rd चैप्टर में जल्दी ही मिलेंगे और साथ में ही जो इंग्लिश मीडियम का जो पार्ट 2 है वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और इस तरह हम दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आपको मैथ कंटेंट से भी आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगी और भानु सर अभी डालेंगे तो आपको मैथ कंटेंट से भी एक वीडियो ज़रूर मिलेगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।